आप सभी को नमस्कार। प्रद्युम्न क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में संज्ञान एवं अधिगम विषय के अंतर्गत आज हम शिक्षा के आधारों की समझ, अंडरस्टैंडिंग द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के संबंध में अध्ययन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, इस विषय वस्तु को समझने के पूर्व हमें यह जानने की आवश्यकता है कि शिक्षा के आधारों की समझ, इसका जब भी हम अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में कई प्रश्न उठते हैं कि वे कौन कौन से आधार हैं जिसके आधार पर शिक्षा की संरचना होती है या शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होता है। तो हम यह जानने का प्रयास करें कि शिक्षा के आधारों को जानना क्यों आवश्यक है। हम क्यों जानना चाहते हैं कि शिक्षा के वे कौन से विषय हैं जिनके आधार पर शिक्षा की संरचना की जाती है। तो आइए हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करें और जानने की कोशिश करें। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है, यदि हम शिक्षा के उद्देश्य के बारे में चर्चा करते हैं तो हम उद्देश्य को किसी न किसी पृष्ठभूमि के आधार पर तैयार करेंगे। या तो हम जहाँ निवास करते हैं वहाँ की सामाजिक उद्देश्यों को हम चयनित करेंगे, या फिर हम उनकी समस्याओं के आधार पर शिक्षा के उद्देश्य को तैयार करेंगे, या फिर समाज के प्रगति के आधार पर उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे, या फिर हम ये देखें कि व्यक्तिगत विकास या सामूहिक विकास के आधार पर शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उसी प्रकार शिक्षा क्या है, उसके कंटेंट क्या होने चाहिए, विषय वस्तु क्या होने चाहिए, वे क्या क्या विषय वस्तु होने चाहिए, किन आधारों पर होने चाहिए और उससे क्या किसी का विकास किया जा सकता है, यह सब चयनित करने के लिए हमें विषयों की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार प्रक्रिया के संबंध में ही है कि शिक्षा की प्रक्रिया क्या हो या शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे शिक्षा का समुचित प्रचार प्रसार हो सके। शिक्षा का विषय क्या हो, यदि हम शिक्षा देना चाहते हैं, शिक्षण कार्य करना चाहते हैं, नागरिकों को जागृत करना चाहते हैं, उन्हें संवेदना के माध्यम से हम संचेतना उत्पन्न करना चाहते हैं, तो उनके विषय क्या क्या होने चाहिए, उन विषयों का चयन किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो शिक्षा के विषय को भी हम उनकी समस्याओं या प्रगति के आधार पर चुनने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का स्वभाव कैसा हो, शिक्षा लचीली होनी चाहिए कि दृढ़ होनी चाहिए, ताकि किस प्रकार वह नागरिकों तक पहुंच जाए, सरलता से या किस माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो उसका स्वभाव किस प्रकार से होना चाहिए, यह भी किसी आधार पर तय किया जाता है। शिक्षण विधियां के बारे में यदि हम देखें तो बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जो किसी न किसी विषय पर आधारित होती हैं, उनका भी हमें चयन किया जाना चाहिए। निर्धारण कैसे हो, यह भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता होगी। कौन कौन सी जानकारियाँ होनी चाहिए जिसके आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, तो ये ज्ञान के संबंध में भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता होगी कि शिक्षा में वे कौन कौन से ज्ञान को समाहित करना चाहिए ताकि समुचित विकास हो सके, तो या विषय वस्तु का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो शिक्षा है, वैसे तो शिक्षा से कोई भी जो विषय वस्तु अलग नहीं हो सकती है, सभी शिक्षा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शिक्षा के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि कुछ हम मूलभूत विषयों का चयन करें जिसके आधार पर शिक्षा का विकास किया जा सके। तो इसलिए हमें शिक्षा के आधारों की समझ होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं शिक्षा के प्रमुख आधार क्या है।
हम ये कहना चाह रहे हैं कि वे कौन कौन से विषय हैं जिनके आधार पर शिक्षा की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो प्रमुख विषयों में जो विषय है वो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान का तात्पर्य यह है कि मन का विज्ञान, या फिर हम मनोभावना का विज्ञान भी कह सकते हैं, या व्यक्तियों के व्यवहारों का भी हम ज्ञान रखते हैं, या वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करके जानने की कोशिश करते हैं। तो मनोविज्ञान विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम किसी के स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें मनोविज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। समाज शास्त्र, चूँकि प्रत्येक जो व्यक्ति है वह परिवार में निवास करता है, समाज में निवास करता है, किसी देश में निवास करता है, तो हमें समाज शास्त्र के या फिर विभिन्न संबंधों की या समन्वय की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षा के लिए समाज शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दर्शन शास्त्र, यदि हमें किस प्रकार की शिक्षण सिद्धांत को अपनाना चाहिए, या फिर हमें किस प्रकार से चिंतन करना चाहिए, या मूलभूत सिद्धांत क्या होने चाहिए, तर्क के आधार पर, चिंतन के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर, अनुभूति के आधार पर हमें शिक्षा को एक नई दिशा प्रदान करनी चाहिए, तो वो दर्शन शास्त्र की आवश्यकता होती है। इसलिए दर्शन शास्त्र भी एक प्रमुख विषय है जो कि शिक्षा को आधार प्रदान करता है। इतिहास को यदि हम देखें तो हमें पूर्व काल में जितने भी शिक्षा संबंधी खोज किए गए हैं, मान्यताएं हैं, रीति हैं, रिवाज हैं, प्रक्रियाएं हैं, विधियां हैं, उन सभी का हमें अध्ययन करना चाहिए तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या वर्तमान स्थिति में उसका क्या उपयोग हो सकता है ये भी हमें सोचने की आवश्यकता होती है। इसलिए इतिहास भी एक मूलभूत विषय है जिसके आधार पर शिक्षा का स्वरूप बनाया जा सकता है। तो शिक्षा का प्रमुख आधार के जो विषय हैं उसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। फिर हम देखें शिक्षा के आधार के रूप में मनोविज्ञान। हम जो मनोविज्ञान है उसका अध्ययन करते हैं कि शिक्षा के आधार के रूप में हम मनोविज्ञान को कैसे देखते हैं। साइकोलॉजी एज ए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो हम यदि किसी भी कक्षा में का अवलोकन करें या प्रवेश करके देखें तो वहाँ का जो वातावरण है उसमें दो प्रमुख अंग हमें दिखलाई देते हैं। एक तो है जो शिक्षक और दूसरा है विद्यार्थी। तो इन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया का निर्धारण होता है और बच्चे सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। शिक्षक सुविधा दाता होता है, वह सुविधा प्रदान करता है, बच्चों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करता है और सभी बच्चे अनुकूल वातावरण में सीखने का प्रयास करते हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी कक्षा में जो ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है उसके लिए शिक्षक द्वारा माहौल तैयार किया जाता है। लेकिन शिक्षक और विद्यार्थी दोनों एक दूसरे से सीखते हैं और अपना ज्ञान अर्जन करते हैं। तो इस प्रक्रिया में हम देखें कि जो शिक्षक है उसे बच्चों के स्वभाव के बारे में जानना चाहिए, उसके पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहिए। और चूँकि जो बच्चे होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बहुत सारी विभिन्नताएं होती हैं, तो उन विभिन्नताओं के बारे में भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तभी वो अपना शिक्षण कार्य बहुत सरलता से और बच्चों के स्तर के अनुसार शिक्षण कर सकते हैं। तो आइए हम ये देखें कि वे कौन कौन से तत्व हैं जिनको शिक्षक को जानना अति आवश्यक है और जिनके आधार पर वो अध्यापन का कार्य संपन्न करेंगे। तो एक तो है कि जो बच्चे हैं उनकी रुचि का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी शिक्षक को बच्चे की
रुचि का ज्ञान होना चाहिए कि वह कौन से विषय में रुचि रखता है, विज्ञान में रखता है, गणित में रखता है, या खेलने में रुचि है, इस प्रकार, या फिर उसको स्व अध्ययन में रुचि है। तो ये रुचि का ज्ञान किसी भी शिक्षक को होना चाहिए। योग्यता का भी ज्ञान होना चाहिए कि कोई जो कि बच्चा है वो कितना एबल है किसी भी कार्य को कर सकने में। समस्याओं का भी उन्हें ज्ञान होना चाहिए। बच्चे विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित होते हैं और अलग अलग वातावरण से विद्यालय की ओर आते हैं, तो उनकी बहुत सारी जो समस्याएं रहती हैं, पारिवारिक समस्याएं भी हो सकती हैं, आर्थिक समस्याएं भी हो सकती हैं, या फिर हम ऐसा कहें कि उन्हें शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इन सब समस्याओं के बारे में किसी भी शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, तभी वो बच्चों को समझ सकता है और अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकता है। उसी प्रकार बच्चे स्व अनुभव लेकर के आते हैं अपने परिवार से। उन अनुभवों का भी, पूर्व ज्ञान का भी हमें शिक्षण कार्य में प्रयोग करना चाहिए। कौशल को देखें तो प्रत्येक बच्चों में स्किल होता है। कोई बोलने में स्किल होता है, उनमें स्किल होता है, किसी को खेलने का, किसी को कुछ बनाने का, ठीक है, लिखने का। इस प्रकार बहुत सारे जो स्किल हैं, खेलने का, साइकिल चलाने का, बहुत सारे जो स्किल्स होते हैं, वो उनके आधार पर भी बच्चों को समझने की आवश्यकता होती है ताकि हम उनको एक नई दिशा प्रदान कर सकें। एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करना चाहिए ताकि वह विषय वस्तु से जुड़कर अपना विकास कर सके। प्रतिभाशाली भी बच्चे होते हैं, उनको भी समझने की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने आप बताया कि मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का कितना है, इसको भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। विविध पृष्ठभूमि, सामाजिक, आर्थिक, जो मैंने आप लोगों को बताया, या उनके परिवार की स्थिति को भी जानने की आवश्यकता है। व्यवहार, बच्चों का व्यवहार किस प्रकार से है, अपने से बड़ों का व्यवहार कैसा है, उनका आदत किस प्रकार है, इन सभी को एक निश्चित दिशा प्रदान करने के लिए, किसी भी बच्चे को समझने के लिए इन तत्वों का अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। सृजनशील, कुछ बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, अपने मन से बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं बनाते हैं, तो उनको भी ऑब्जर्व करने की आवश्यकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिन्हें कुछ शारीरिक प्रॉब्लम होता है, उन बच्चों को भी पहचानने की आवश्यकता है। मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन्हें भी पहचानने की आवश्यकता है कि बच्चे की टेंडेंसी क्या है, झुकाव किस प्रकार से है, किन विषयों पर उनका झुकाव है। उसी प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में मैंने बताया। सीखने की तत्परता, कुछ बच्चे सीखने के लिए बहुत जल्दी प्रेरित होते हैं और स्वयं से कुछ सीखते रहते हैं। इन बच्चों का हम शिक्षण किस प्रकार से करें, उन्हें किस प्रकार सीखने के लिए प्रेरित करें। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी हमें निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे के लिए जो शिक्षा की शिक्षण विधि है वो अलग अलग हो सकती है, बच्चे के आवश्यकता अनुसार हो सकती है। इसे हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार हो सकती है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा के माध्यम से हम बच्चों को समझ सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार हम देखें पाठ्य सामग्रियों का यदि हम चयन कर रहे हैं तो प्रत्येक जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए या इस तरह अनुकूल किस प्रकार की पाठ्य सामग्रियाँ का चयन किया जाना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्षमता मैंने बताया है आपको, और भाषा, हमें भाषा पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि बच्चे शिक्षण देने की जो भाषा है उसको ही नहीं समझ पाएंगे तो सीखने की प्रक्रिया निर्धारित नहीं हो पाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा के आधार के रूप में मनोविज्ञान का जो विषय है बहुत ही महत्व रखता है, और बिना मनोविज्ञान के ज्ञान के बिना कोई भी शिक्षक है वो बच्चों को नहीं समझ सकता है और अच्छी शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता है।
आइए हम देखें कि एक जो संपूर्ण बच्चा है वह विद्यालय आता है। इसका क्या अर्थ है, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? तो हम देखें कि सभी पृष्ठभूमियों के साथ आता है, यानी जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो अपने साथ पारिवारिक गुण, सामाजिक गुण, आर्थिक गुण और वातावरण से संबंधित गुण, परिवेश के साथ वो प्रवेश लेता है। यानी उनमें बहुत सारी योग्यताएं भी होती हैं जिनको जानना अति आवश्यक है। तो आर्थिक स्थिति को जानना आवश्यक है, सामाजिक को जानना है, सांस्कृतिक, भौगोलिक, उनकी आदतों को पहचानना आवश्यक है, जानकारियों, उनको क्या क्या जानकारी होती है, बच्चे स्वयं स्व अनुभव क्या है, वो क्या क्या सीख कर के आए हैं, परिवार से, समाज से, उनको भी जानने की आवश्यकता होती है। उनकी योग्यताएं क्या है, क्षमता क्या है, शारीरिक और मानसिक स्थिति उनकी कैसी है। तो इन सब के साथ ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चा पहले से कुछ नहीं जानता है। शिक्षा के आधार के रूप में समाजशास्त्र। अब हम ये देखें कि जो शिक्षा के आधार के रूप में दूसरा विषय है हमारा समाजशास्त्र। तो सोशियोलॉजी एज ए फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो हम देखें कि जो समाज शास्त्र वो किस प्रकार से शिक्षा का आधार बनता है। तो हम पहले से ही हमने पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया है कि समाज के स्वरूप के आधार पर ही शिक्षा का स्वरूप का निर्माण होता है। तो समाज के अंग क्या है कि हम देखें कि विद्यार्थी है और शिक्षक है और पाठ्यक्रम है। तो समाज के प्रमुख जो अंग हैं उसमें विद्यार्थी आते हैं, दूसरा शिक्षक आते हैं और तीसरा पाठ्यक्रम, यानी किस स्तर के लिए कौन सा पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु है, ये निर्धारित किया जाता है। तो ये कहाँ से आते हैं, समाज से। तो समाज के आधार पर हम इन अंगों के आधार पर शिक्षा का स्वरूप तय कर सकते हैं। तो समाज के अंग हो गया। दूसरा हम देखें समाज के उद्देश्य। अब समाज की आवश्यकता क्या है। समाज यदि बहुत ज़्यादा विकसित है तो उन्हें और भी विकसित करने की आवश्यकता है, यदि कम विकसित है तो हमें उनके उद्देश्य निर्धारित करने होते हैं। तो वो उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। तो समाज के उद्देश्य ही शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ये हम कह सकते हैं। और इन उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वो शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। यानी हम जिस विधि से उद्देश्य की पूर्ति करते हैं या उद्देश्य को पूर्ण करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस आधार पर या उन प्रक्रियाओं के आधार पर हम प्राप्त करते हैं तो वो शिक्षा की प्रक्रिया कहलाती है। इसका तात्पर्य है कि समाज का जो स्वरूप होता है वो शिक्षा का स्वरूप होता है। समाज की आवश्यकता है वो शिक्षा की आवश्यकता है। समाज का जो उद्देश्य है वो शिक्षा का उद्देश्य है। और जो शिक्षा हम जिस विधि से प्राप्त करते हैं वह शिक्षा की प्रक्रिया है। तो इसमें क्या क्या हो सकते हैं। शिक्षण सामग्री। यदि हम शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री या पाठ्य वस्तु का चयन करने जा रहे हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शिक्षण पद्धतियाँ भी हम जिससे सरलता से जन समुदाय तक या व्यक्तियों तक या बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच जाए, ऐसी शिक्षण विधियां अपनाते हैं ताकि शिक्षा का समुचित प्रचार हो सके। शिक्षा के सिद्धांत भी जो है वो हम समाज से तय करते हैं कि समाज को कौन सी दिशा में हमें ले जाना है। तो शिक्षा और समाज का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और शिक्षा के आधार के रूप में हम इस प्रकार समाज शास्त्र को रख सकते हैं। तो बिना समाज शास्त्र के अध्ययन के हम शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं निर्मित कर पाएंगे। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप इस वीडियो का बहुत ही ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, जो कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और नमस्कार।